सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के अंदर राष्ट्रवाद का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के अंदर सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे तैयार होता है। एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2। इसकी दूसरी इकाई है भारत में राष्ट्रवाद। इसी को हम समझ रहे हैं। इससे पहले की जो यूनिट थी यूरोप में राष्ट्रवाद, ये हमने पढ़ लिया था। और इस यूनिट यानी भारत में राष्ट्रवाद के पहले के जो वीडियो हैं वो भी डाल दिए थे। ये इस यूनिट का अंतिम वीडियो रहेगा। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सामूहिक अपनेपन का भाव। तो हमने पहले के वीडियो में सारी चीज़ें, जिसके अंदर आपकी सविनय अवज्ञा की जो धाराएं थी, सविनय अवज्ञा था, असहयोग था, और राष्ट्रवाद किस प्रकार से भारत के अंदर उभरता है, ये सारी बातें हमने देख ली थी। चलिए हम बात कर लेते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे तैयार होता है। तो जैसा कि आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये चित्र है बाल गंगाधर तिलक का, जिनको भारत के एकीकरण का जनक, सूत्रधार कहा जाता है। और इन्होंने किस प्रकार से देश को आज़ादी के बाद में एक किया था। और ये जो तस्वीर दिखा रखी है, इसमें वो सारी धाराएं दिखाई जा रही हैं। यानी एकता के प्रतीक के रूप में ये चित्र दिखाया जा रहा है। यानी इसमें विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान जैसे मंदिर, चर्च, मस्जिद, इन सब को चित्रित किया गया है। देखो इनके आसपास में जो चीज़ें दिखा रखी हैं वो इस प्रकार से, यानी एक प्रतीक के रूप में ये चित्र जो है ये दिखाया गया है। यानी भारत के अंदर राष्ट्रवाद किस प्रकार से उभरता है, उनमें ये प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण होते थे। प्रतीकों के सारे ही जो राष्ट्रवाद की लहर है वो प्रबल होती है। और जब लोगों ने महसूस किया कि वो एक राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढते थे, कुछ तो चीज़ होती होगी जो उनको एक जगह ढूंढे, यानी एक जगह बांधे, साझा कोई ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्टों की हमने पहले बात कर ली थी। उन्हीं के अंदर ये प्रतीक आते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का स्वरूप कैसे लेता है। विभिन्न तरह के जो समुदाय थे, क्षेत्र, भाषा से संबंधित अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे तैयार किया, ये हम समझेंगे। यानी सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं उस दौरान, और उनके अंदर ये सामूहिक अपनेपन का भाव तैयार होता है। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं भी थी, जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छाता है। इतिहास, साहित्य, लोक कथा, देखो ये जो चीज़ें हैं इनके साथ राष्ट्रवाद जो है वो साकार होता है। यानी इतिहास, साहित्य, लोक कथा, चित्र, गीत, प्रतीक, ये राष्ट्रवाद को साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है रखते हैं। जैसा कि ये चित्र देख रहे हैं, ये भारत माता का चित्र दिखाया गया है, प्रारंभिक चित्र। आजकल जो हम चित्र देख रहे हैं ये बाद में अलग अलग कलाकारों ने इनको मॉडिफाई किया है। यानी राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित होती है, और इससे लोगों को एक छवि घड़ने में मदद मिलती है, जिसके ज़रिए वो राष्ट्र को पहचान सकते हैं। कोई चीज़ तो ऐसी होगी उनके दिमाग में बैठाई जाए कि एक्चुअल में हमारे लिए ये एक आइडियल है, और ये हमारी माता के रूप में, यानी भारत माता का कोई एक प्रतीक तैयार किया। और इसकी सबसे प्रारंभिक तस्वीर बनाने का श्रेय जाता है पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये तस्वीर बनाई। और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम, आपको पता है, ये गीत लिखा था। और बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास, उनका उपन्यास आनंद मठ आता है, उसके अंदर इसको शामिल किया। ये जो गीत था, कौन सा, वंदे मातरम, ये बंगाल के अंदर स्वदेशी आंदोलन जब चला तो उसके अंदर खूब गाया गया। और स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि चित्रित की। और इस पेंटिंग में भारत माता को देखो, ये जो पेंटिंग है बाद में, यानी थोड़ा सा बंकिम चंद्र ने एक जो तस्वीर प्रारंभ में तैयार की, उसको बाद में रवींद्रनाथ टैगोर ने मॉडिफाई करके और एक वर्तमान रूप में जो हम तस्वीर देखते हैं भारत माता की, जिसके पीछे भारत का मैप जो दिखाया जाता है, वो इसी तस्वीर का बाद में मॉडिफाई रूप है। और इसमें देखेंगे तो इसको एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया है, शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाया। और आगे चलकर इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा
विभिन्न कलाकारों ने तस्वीर बनाई जो भारत माता की छवि के रूप में सभी के सामने आई। और ये जो छवि है ये इसके प्रति लोगों की श्रद्धा जो है वो तैयार हुई। यानी हम कोई तो ऐसी चीज़ दिमाग में बैठाएंगे भारत के लिए, एकता के लिए, और उसके अंदर इस छवि ने तस्वीर ने जो रवींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में तैयार की थी उसके अंदर लोगों की जो है आस्था जुड़ी। और इसमें हमने जैसे पहले ही बता दिया था, इस तस्वीर के अंदर एक सभी रूपों को समाहित किया है। और राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत होता है। यानी लोक कथाएं जो हैं वो भी लोगों तक पहुंचती हैं, उससे भी राष्ट्रवाद का आंदोलन जो है, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती है। और ये स्टार्टिंग लास्ट में देखें 19वीं सदी के आखिर की बात करें तो राष्ट्रवादियों ने भाट और चारण, ये दो जातियां आज भी साहित्य के मामले में मुखर जाते हैं। और इन दोनों ने समाजों ने बहुत अच्छा साहित्य लोगों को समझाया, गाया, सुनाया, प्रसारित किया। और इन्होंने लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। वे लोक गीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करके गांव-गांव घूमते, वहां कहानी किस्से सुनाते, उनको लोगों को समझाते और परंपरागत संस्कृति के बारे में बातें बताते, उनकी तस्वीर लोगों के सामने पेश की। ये जो चीज़ थी ये दब चुकी थी, यानी जो बाहर की ताकतों के प्रभाव में नष्ट और दूषित हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इन लोक परंपराओं को बचाकर रखना जरूरी था और आज के समय में भी जरूरी है। यानी हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, परंपरागत संस्कृति है, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स हैं। उन फैक्ट्स को हम सामने लेके आए तो ये जो काम है उस समय के लोक कलाकारों ने किया, उन्होंने गाँवों तक इन बातों को पहुँचाया। तो ये जो चीज़ है लोगों के दिमाग में बैठेगी। हमारी जो पुरखे थे उनके अंदर बहुत देश के प्रति वफादारी थी, ईमानदारी थी, लेकिन हमने अपने आप को कुंठा के अंदर डाल लिया है। तो ये जो चीज़ें थी धीरे धीरे राष्ट्रवाद के रूप में उगी। बंगाल के अंदर खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोक गाथा, लोकगीत, मिथक, इन सब चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। देखो ये चित्र दिखा रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसके पास में देखो ये भारत माता की तस्वीर है, ये अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक प्रतीक के रूप में है ये, कि सब ने ये माना कि ये जो तस्वीर है ये हमारे आस्था के लिए सर्वोपरि है और इसको हम यानी झुकने नहीं देंगे। कोई लोग इनके चरणों में सर झुका रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं एक राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने में महत्वपूर्ण हुई। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने उन चीज़ों को प्रसारित किया। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। और मद्रास के अंदर नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। यानी जो साहित्य दब चुका था उनको सामने लेके आए। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और लोगों के असली विचार और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति वही है। यानी लोक कथाएं जो हैं आज भी हम बड़े चाव से सुनते हैं। अगर आदत नहीं है तो सुनना चाहिए। लोक कथाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे को जड़ों से जोड़ती हैं। और उस समय बहुत ज़रूरी था ये विविधताओं का जो ग्रुप था। और अंग्रेज़ों के दमन के अंदर उन लोगों की बुद्धि जो है वो भी प्रभावित हो चुकी थी। तो उन लोगों के अंदर इन सारी चीज़ों को फैलाना बहुत ज़रूरी था। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चित्र और प्रतीकों को के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल का जो स्वदेशी आंदोलन था उसके दौरान एक तिरंगा झंडा भी तैयार हुआ, हरा, पीला और लाल। तो ये वर्तमान झंडे का ही एक प्रारंभिक रूप देखें। वर्तमान में जो तिरंगा है इसका प्रारंभिक रूप है और इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है एक अर्धचंद्र दर्शाया। यानी कुल दोनों समाजों को एकजुट करने के हिसाब से एक इस प्रकार से एक सांकेतिक जो है
चित्र तैयार किया और उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और यह भी तिरंगा सफ़ेद हरा और लाल वही चीज़ें हैं, उसमें पीला है और इसमें आपके सफ़ेद है और इसके मध्य में गांधी जी का चरखा वो आ गया था। ये कांग्रेस का प्रारंभिक जो है झंडा हुआ करता था और वर्तमान में हम जो झंडा देख रहे हैं तिरंगा, उसके अंदर चरखे की जगह क्या आ गया, अशोक चक्र आ गया। और पहले यही उस पार्टी का झंडा होता था जिसके अंदर गांधी जी का चरखा जो है बीच में था और वो जो चरखा है जो स्वावलंबन का प्रतीक के रूप में था। जुलूसों में झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। लोग जुलूसों के अंदर ये दोनों तरह के झंडे लेके चलते थे। तो इन से क्या हुआ कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो बातें थी वो और मुखर हुई। इतिहास का पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। यानी इतिहास के अंदर बहुत सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ के रख दी गई थी, तो उसकी पुनः व्याख्या करना भी बहुत जरूरी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी इतिहास जो उस समय पढ़ा जा रहा था उसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां डाल दी गई थी और लोगों के अंदर ऐसी बातें थी कि वो मानसिक गुलाम ही हो रहे थे। और अंग्रेजों की नज़र में अगर बात करें तो वो क्या मान रहे थे, भारतीय पिछड़े हैं, आदिम हैं, ये खुद अपना शासन नहीं संभाल सकते, इनके ऊपर तो कोई दूसरा ही शासन करेगा। ऐसी चीज़ें दिमाग में भी आने लगी थी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इतिहास को एक नए सिरे से तैयार करके और लोगों तक भेजा जाए। और इसके जवाब में भारतीय लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की और देखने उन्होंने उस गौरवशाली प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया। बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा और जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तशिल्प, यानी कुल मिला के उस समय जब मौर्य काल था, गुप्त काल था, जिस प्रकार से भारतीय शासकों ने किस प्रकार से उन्नति की थी, एक गोल्डन एज था, उस एज की जो बातें थी वो सारी लोगों तक साहित्यों के अंदर शामिल करके प्रसारित की। उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई कि हमारे पुरखे तो बहुत महान थे, हम तो एकदम से गुलामी की ओर जा रहे हैं। और इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया। यानी पहले वाला महान युग था, बाद में गुलाम हो गए, हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए, मुगल आए। तो ये जो चीज़ थी इन लोगों के दिमाग में आई, तो इससे राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हुई और इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों का गर्व करने और ब्रिटिश शासन की दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। तो ये जो साहित्य था उस साहित्य के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हुई, लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की। अपनी समस्याएं भी थी, सारे एकजुट नहीं हो पा रहे थे। कुछ को लग रहा था कि इसके अंदर सारे जो प्रतिकार हैं वो हिंदू समाज से जुड़े हुए, मुसलमान थोड़े से अलग थलग महसूस करने लगे अपने आप को कि जैसे ये ज़्यादा हिंदू प्रतीक काम में आ रहे हैं, तो मुसलमानों को लगा, अन्य समुदायों को मुसलमानों की बजाय हो सकता है सिख भी हों या जैन हों, बौद्ध हों, बाकी मैन तो मुस्लिम समाज की बात थी। उनको थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि जो प्रतीक हैं उनके अंदर हिंदू समाज की चीज़ें ज़्यादा जुड़ रही है, तो थोड़ा सा अलगाव भी हुआ। लेकिन राष्ट्रवाद की जो कॉमन भावना इस प्रकार से प्रबल हो चुकी थी कि अंग्रेजों को जाना तय हो गया था कि वो जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। अंग्रेज सरकार के खिलाफ गुस्सा काफ़ी बढ़ गया था। विभिन्न तरह के भारतीय समूह और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रखा था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का, यानी लोग अब कंप्लीट असंतोष के रूप में आ चुके थे और उस सारी चीज़ों को लेके कांग्रेस ने एक सिस्टमेटिक प्लान भी तैयार किया और वो प्लान काम में आया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा इन आंदोलनों का हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षा और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। सबकी अलग अलग थी, मुस्लिम समाज की अलग थी, राजा महाराजाओं की अलग मांगे थी। कुल मिला के ये चाह रहे थे कि अंग्रेज चले जाए, बाद में हम अपनी मांगों के ऊपर किस तरह से लड़ झगड़ के अपन काम करेंगे, लेकिन इनको तो निकालना जरूरी है। उनकी शिकायतें अलग अलग थी, इसीलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपने अलग अलग अर्थ था। माइनॉरिटीज अलग सोचती थी, पिछड़े अलग सोचते थे, राजा महाराजा अलग चीज सोचते थे कि हमारा राज इन्होंने छीन लिया, माइनॉरिटी सोचती थी कि हमको अलग कर दो,
उसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अन्य जो पिछड़े थे वो सोचते थे कि हमारे को कुछ अलग से प्रतिनिधित्व मिल जाए। कुल मिला के बात ये थी कि उनके मायने सबके अलग अलग थे, लेकिन बात आती है जब राष्ट्रवाद की, तो उसके मामले में सब एक थे। और यही वजह थी कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ भी जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव के आंतरिक टकराव के चरण भी आ जाते थे। कई बार ऐसा लगता था कि आंदोलन बिखर जाएगा, लेकिन कुल मिला के आंदोलन जो शांतिपूर्ण, देखो ये जो चित्र है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के अंदर किस प्रकार से महिलाओं ने जुलूस निकाले थे। महिलाएं आ गई थी, महिलाएं तो आपके ऐसे योग में भी आ गई थी, सविनय अवज्ञा में और ज़्यादा हो गई थी, और राष्ट्र का स्वरूप उभर ही रहा था, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की राह और आज बुलंद होती जा रही थी। और गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इस आंदोलन ने उसके अंदर एक कील ठोक दी थी, और वो कील जो है बाद में उनके लिए मृत्यु का कारण ही बनी। और ये सारी चीज़ें जो क्रिप्स मिशन सफल हुआ, उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार का इफेक्ट भी आ गया था, उसमें भी अंग्रेज जो है जूझ रहे थे और भारत के अंदर व्यापक असंतोष की स्थिति थी। गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन तैयार करने का प्लान बनाया और वर्धा के अंदर 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव दिया, ये था भारत छोड़ो का, और इसके अंदर इसकी कंप्लीट क्लियरेंस मिली 8 अगस्त 1942 को, यानी बॉम्बे के अंदर कांग्रेस कार्य वर्किंग कमेटी ने इसका समर्थन कर दिया। कुल मिला के भारत छोड़ो इसी तारीख से प्रारंभ माना जाता है, 8 अगस्त 1942 से। पूरे देश में व्यापक जन संघर्ष के रूप में चला, और यहाँ पर गांधी जी ने मेन जो नारा करो मरो का जाना जाता है वो यहीं पर दिया था। और भारत छोड़ो के अंदर सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हड़तालें हुई, राष्ट्रीय गीत, नारे, सब जुलूस, आंदोलन वगैरह, छात्र, मजदूर, किसान, सब लोगों ने, साधारण लोगों ने, सब ने हिस्सा लिया। सक्रिय भागीदारी इतनी मतलब, और नेताओं की बात करें तो सभी शामिल थे, आपके जयप्रकाश नारायण, जेपी, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारी महिलाएं, बंगाल से मतांगिरी गिरी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ, उड़ीसा से रमा देवी, बहुत सारे नाम हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल मिला के राष्ट्रवाद इस रूप में आ चुका था। और हम इस अध्याय के अंदर भारत के अंदर राष्ट्रवाद किस प्रकार से उभरा उसी को समझ रहे थे। तो ये राष्ट्रवाद का एकदम उग्र रूप था, और इसके बाद में अंग्रेजों को जाना पड़ा, आपको ही पता है। तो कुल मिला के हमने इन 3-4 वीडियो के अंदर भारत के अंदर राष्ट्रवाद के विकास के विभिन्न चरणों को समझा। आपने इन सभी वीडियो को देखा, सभी तक शेयर किया, आप सभी का शुक्रिया। आगे भी आप जुड़े रहें। हम अगली यूनिट के अंदर आगामी वीडियो में आपसे पुनः मुखातिब होंगे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो समय समय पर तैयार करके आप तक भेजते रहते हैं। आपका कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में डालें। आपके लिए धन्यवाद।